3 हफ्तों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने 3 हफ्तों से पढ़ाई भी नहीं की है। क्या बात है सर, क्या बात। इसका कारण ये है कि इन 3 हफ्तों में अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेरी लाइफ में नंगा नाच कर रही थी। कभी मेरी तबीयत ख़राब थी, कभी फैमिली में किसी और की तबीयत ख़राब थी और फिर उसके बाद हमें कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ा किसी काम की वजह से। तो ये पिछला हफ्ता बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गया है। तो ये 3 हफ्ते हमारे कई ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले निकले, गुजरे और अब लौट के बुद्धू में घर को आ चुका हूँ और अब पढ़ाई, होपफुली पढ़ाई की जाएगी रेगुलरली। तो चलो शुरुआत करते हैं वोकैब से। जो पुरानी वोकैब अपन ने पढ़ी है अपन वो रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं अपने को कितना याद है। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। इसका आंसर है थोड़ा सा एम्बिड नहीं याद यार, एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं याद। पर्सन हु अटैक्स और criticizes cherished beliefs or institutions. Iconoclast. Yeah, iconoclast. One who cannot make mistakes. Invincible. Infallible. कुछ भी याद नहीं है. Someone who makes charitable donation. Altruist. ये तो याद है भैया, ये तो याद है. The murder of a whole race or a group of people. Genocide. One who cannot be corrected, one who is beyond in reform. ये नहीं पता यार। तो भाइयों वोकैब ने तो औकात दिखा दी और इस सब को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो इनको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। बाकी लोग सब मेरे लिए दुआ करना। तो यार मुझे एक चीज़ बताना, ये जो वर्ड है एल्ट्रुइस्ट और एक वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, अब इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना यार। मतलब समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो मतलब दूसरों की मदद करने के मकसद से चैरिटेबल डोनेशन करेगा, ठीक है। लेकिन वही फिलैंथ्रोपिस्ट भी वही है कि भाई समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जिसको पैसे की ज़रूरत होती है उसको दे देता है। तो दोनों का लगभग सेम ही तो मतलब निकल के आ रहा है। मतलब ये लोगों की भलाई के लिए पैसे दे रहा है, तो ये क्या लोगों की बुराई के लिए पैसा दे रहा है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो अब जी के पढ़ते हैं, देखते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने वो हमें याद है कि नहीं। तो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। वो लगभग 1400 शायद 56 में आए होंगे यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 1456 में आए थे और डेट तो याद है चला था कि 20 मई थी शायद, 20 मई को वो आए थे। बोला अलग ही लेवल का बंदा था। वास्को दी गामा आया था भैया, वास्को दी गामा आया था इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद एक कोई और देश भी था जो इन पुर्तगालियों के बाद आया था, पर वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है ना, ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में और इनका भी कुछ ध्यान नहीं आ रहा। उसके अलावा बाद में शायद फ्रेंच और डेनिस भी आए थे, फ्रेंच और डेनिस आए थे, लेकिन वो किस सन में आए थे वो मैं दिमाग से निकल गया। बाकी हाँ वास्को दी गामा था, वास्को दी गामा आ गया था, ठीक है। उसने यहाँ से फिर वो सबसे पहले तो इसके जहाज़ का क्या नाम था यार, याद तो था कुछ, तो मुझे लगता है साउ ग्रेवियाल होगा, साउ ग्रेवियाल, ठीक है, साउ ग्रेवियाल ऐसा कुछ नाम था। उसके बाद ये कहाँ पे उतरा था, कालीकट में उतरा था। कालीकट तो तट का नाम था ना यार, कोचिन में पता नहीं यार वैसा कुछ नाम है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बाकी वहाँ के जो उस एरिया के जो राजा थे जेमोरिन से मिला था, वहाँ पे उसने ट्रेड किया था और उसके बाद वहाँ जाके उसने हरी मिर्ची और मसाले वगैरह खरीदे थे और अपने देश में जाकर बेचे थे, तो उसको 60% फ़ायदा हुआ था। तो हाँ मतलब 60% फ़ायदा हुआ था। तो अभी तो इतना याद है यार, बाकी सब कुछ भूल गए हैं। तो अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की PDF देखी और पता चला कि ये मोटी इन्फॉर्मेशन तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये सब है ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। तो दोस्तों GK ने भी औकात दिखा दी, इसलिए अब मैं जीत राणा सर के हैंड रिटन नोट्स से हिस्ट्री की PDF पढ़ रहा हूँ। भारत में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद 1599 में डच आए जो नीदरलैंड से आए थे, फिर अंग्रेज आए थे 1599 में, डेनिस आए थे 1616 में, उसके बाद आए फ्रेंच 1664 में। तो अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने काफ़ी पहले कैलेंडर चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसके बाद कभी रिवाइज नहीं किया। अभी वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है और अभी सवाल भी किए थे तो एक भी सवाल ठीक से नहीं बना था। तो अब हम रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को रिवाइज करेंगे।
और रीजनिंग मैंने पीडब्ल्यू के संदीप सर से पढ़ी थी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा फोकट बात नहीं करते, फोकट की वो शेर व शायरी वगैरह ये सब कुछ नहीं करते, पढ़ाते हैं बस, वो बस पढ़ाते हैं, बात ख़त्म। तो वो मेरे फेवरेट टीचर थे। तो ये नोट्स मैंने 1-1.5 साल पहले बनाए थे और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं उनके अलग अलग कलर्स यूज़ करता था, हाइलाइटर यूज़ करता था, क्योंकि उस वक्त क्या है प्रेशर कम था और तरीके से पढ़ते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन काफ़ी अलग है। अभी तो मतलब प्रेशर की तो मैं क्या ही बताऊँ, प्रेशर कुकर बन चुका हूँ, इसलिए मैं अब ये हाईलाइट वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आपको अपने नोट्स में अलग अलग कलर ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़े बहुत के यहाँ हाईलाइट कर दिया, यहाँ हाईलाइट कर दिया, यहाँ हाईलाइट कर दिया। तो इससे क्या है कि इन फ्यूचर आप पढ़ते हो नोट्स को तो आपका खुद का मन करता है कि हाँ यार इतने अच्छे नोट्स बने हैं, चलो पढ़ते हैं। लेकिन जिनके पास कम टाइम है उनका तो भैया फिक्स है कि भैया ब्लू पेन पूरे रजिस्टर में घिस दो। बात तो सही है। नोट्स बनाने की एक बहुत ही प्यारी टिप मुझे बहुत पहले पता चली थी, लेकिन अभी वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आई थी। वो ये है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप एक आध पेज खाली छोड़ दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नए सवाल मिले या कोई नया रूल समझ में आए तो आप उसको वहीं लिख सकें, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, वो सब कुछ एक जगह ही हो जाएगा। तो यही चीज़ मुझे अभी काम आई। मैंने ये यूनिट डिजिट के नोट्स बनाए थे, यहाँ तक ख़त्म हो गए थे, यहाँ तक। ठीक है, ये एक पेज मैंने खाली छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने उसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे ये अलग तरीके के सवाल दिखे, इसलिए मैंने उनको यहीं पे लिख गया सब। तो उस टिप की वजह से ये सब कुछ एक ही जगह पे मुझे मिल गया। ये नहीं कह रहा कि सर ने यहाँ पे मुझे कम पढ़ाया था, उन्होंने मुझे 10-12 लेवल का पढ़ाया था, और इसमें जो सर ने पढ़ाया है वो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाया है, इसलिए इसमें थोड़े नए तरीके के सवाल थे जो कि अब कर लिए हैं। तो ये टिप आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैंने 3 हफ्ते बाद पढ़ाई की, चीज़ों को रिवाइज़ किया, और ऑनेस्टली बताऊँ ना भाई, मैं 70 से 80% चीज़ें भूल चुका हूँ। और अगर मैं रेगुलर भी होता ना तो भी मैं ये चीज़ें भूल चुका होता, क्योंकि ऐसी बातों को कौन ही याद रखना चाहता है भाई। और मेरा माइंड तो भूलने के मामले में एक्सपर्ट है। तो भाई बात ऐसी है कि पढ़ाई जो है वो रिवीजन मांगती है। जब अपन बार बार वो चीज़ें रिवाइज़ करेंगे तभी वो अपने सबकॉन्शियस में जाएगी। लेकिन 3 हफ्ते तक पढ़ाई ना करना, ये तो भाई बहुत नुकसान वाली बात है। हालांकि पर्सनल रीज़न है, वो सब अपनी जगह पर ठीक है, बट अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ना आप 3 हफ्ते में अपन कितना आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जहां अपन ने छोड़ा था ना उससे भी पीछे हो चुके हैं।